एनपीएल की शुरुआत में जो टीम बाद में बल्लेबाजी कर रही थी वो मैचेस जीत रही थी। जी हां, हमने देखा शुरू के 8 मैचेस में से 7 मैच ऐसे थे जिसमें जिस टीम ने बाद में बैटिंग की, मतलब सेकंड इनिंग में बैटिंग की, उसने जीत हासिल की। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो पिछले 8 मैच में कहानी जस्ट रिवर्स हो गई। पिछले 8 मैच में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो टीम मैच जीती है। अब आप देखो कि ये जो पूरा टेबल टर्न हुआ है, ये जो पूरा माइंडसेट था, जहां पर आपने शुरू में देखा कि जो भी टीम टॉस जीती थी उसकी पहली जबानी निकलती थी कि जी विल बॉल फर्स्ट, कि हम आएंगे पहले गेंदबाजी करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उस हिसाब से हम बल्लेबाजी करेंगे। और वहां पर चीजें चली भी। फिर उसके बाद जब चीजें बदली, पिच बदली, तो कुछ प्लेयर्स तो ऐसे रहे जिन्होंने अडेप्ट कर लिया, कुछ प्लेयर्स ऐसे रहे जो अडेप्ट नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे रहे जो कंसिस्टेंट रहे ना परफॉर्म करने में या परफॉर्म करने में। जैसे रोहित पौडेल परफॉर्म करने में कंसिस्टेंट रहे जब उनकी शुरुआत हुई। हालांकि लुम्बिनी की शुरुआत काफी लेट से हुई थी, लेकिन जब शुरुआत हुई वो तब से अब तक सिर्फ एक मैच हुआ, आज वाला मैच, जहां पर रोहित के बैट से रन्स नहीं आए और कोई भी उनकी टीम से उनकी जगह खड़ा होने के लिए मानो सक्षम ही नहीं था। मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसने रोहित के ना चलने पर कुछ किया हो। ऐसा लगा कि भाई वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का जोर धीरे धीरे चलने उठा है वो बिल्कुल चला जा रहा है। हमने सुबह हरमीत को देखा था कि हरमीत ने 4 ओवर के स्पेल में 2 मेडन, 2 विकेट और 2 रन देकर के एक जबरदस्त T20 का स्पेल फेंका। और हमने दीपेश को दूसरे ही मैच में देख लिया कि 4 ओवर का स्पेल, 6 रन और 3 विकेट। स्पिनर्स आ रहे हैं, इस पिच पर कमाल कर रहे हैं। हालांकि इसी पिच पर रोहित लगातार रन्स भी कर रहे थे। लेकिन अब जब लुम्बिनी बाहर हो गई, इस हार के बाद लुम्बिनी के पास सिर्फ एक मैच है, 2 पॉइंट है। अगर वो जीत भी जाते हैं तो कुछ खास नहीं कर सकते, बिकॉज इस टाइम पर जो टीम टॉप 4 में है, दो के पास 8 पॉइंट है, दो के पास 6 पॉइंट है। तो अगर आप जीत भी जाओगे आप पास 4 पॉइंट होगा, विच मीन्स कि लुम्बिनी लायंस इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नेपाल फैंस को इस टाइम पर लुम्बिनी के लिए अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, आई डोंट नो, लेकिन रोहित पौडेल के लिए सबको बुरा लग रहा है। क्योंकि अगर आप जनकपुर से पूछोगे, हो सकता है वो लुम्बिनी का बोलेगी चलो जी अच्छा हुआ। अगर आप काठमांडू से पूछोगे तो वो खुश होंगे, जाहिर सी बात। आज जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, जिस तरह की करण केसी ने आज कप्तानी की है, अपने बॉलर्स को जिस तरह से यूज किया है, यस तारीफ जरूर होगी और उनको खुशी जरूर होगी। लेकिन आप किसी भी फैन से उठाकर पूछोगे कि यार रोहित पौडेल के लिए कैसा लग रहा है, तो जरूर कहेंगे यार कल तक ऐसा लग रहा था कि रोहित जो है वो मोड़ा कार लेकर जा रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जी रोहित जो है वो शैटर हो गए। हालांकि अभी भी चांसेस है, क्योंकि रोहित से पीछे जो है वो काफी दूर पर है, एक मैच और बच रहा है। रोहित वहां रन स्कोर कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उनके पास मैचेस नहीं है। अगर जनकपुर फर्स्ट पर एंड होती है और जनकपुर के पास 2-3 एक्स्ट्रा मैच हो गए, अगर पहला वो हार जाती है तो उसके एक और खेलेगी, फिर उसके बाद वो जीत जाती है तो फाइनल्स खेल सकती है। मतलब अगर वो टॉप 2 में एंड करती है तो उनके पास मैचेस और हैं। उनकी टीम के प्लेयर जो बैटिंग वाले नंबर्स पर ऊपर है वो कुछ कर सकते हैं, या फिर और भी टॉप 4 की जो टीम है अगर वो ऊपर जाती है तो उनके पास एक्स्ट्रा मैचेस होंगे, रोहित पौडेल के पास नहीं होंगे। और जिस तरह से रोहित ने बॉलिंग हो या बैटिंग हो आज खेला है, आज नहीं पूरे टूर्नामेंट में खेला है, वो कुछ जबरदस्त रहा है। बस आज वो उस काम को नहीं कर पाए। आज पावर प्ले में लुम्बिनी लायंस महज 16 रन बना पाई और 3 विकेट गिरी। फिर उसके बाद रोहित जो है वो ज्यादा रुक नहीं पाए। हालांकि दूसरे एंड से दीपेश जो है वो कमाल कर रहे थे और शायद इसी वजह से काठमांडू को वो अर्ली ब्रेक थ्रूज मिले। और उसके बाद काठमांडू ने कहा कि भाई मानते हैं कि वो 103 रन है, लेकिन ये 103 जो है हम डिफेंड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह की पिच धीरे धीरे बदल रही है, आप बहुत सारे लो स्कोरिंग थ्रिलर्स देखोगे। और आज ही हमने दो लो स्कोरिंग थ्रिलर देख लिए, आज ही हमने 2 अमेजिंग स्पेल देख लिए, जिसके बारे में मैंने आपको भी हरमीत और दीपेश के बारे में बताया। लेकिन इन सब के बीच में कुछ प्लेयर जरूर वो हैं जिनके बारे में हमने पहले वीडियोस में बात की है कि जी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको लेकर के हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में उनको टीम में देखो। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मौका मिला बट उन्होंने अपना मौका पूरी तरह से गवा दिया। देखिए आज संदीप जोरा ने रन्स किए तो इसका मतलब है संदीप जो है वो दिमाग में रहेंगे। संदीप ने जब वो हांगकांग सिक्सर्स में गए थे वहां पर भी रन किए थे उन्होंने, उससे पहले भी मैचेस में कुछ उन्होंने रन्स किए हैं। लेकिन प्लेयर्स लाइक राशिद, जिनको मैं काफी हाई रेट कर रहा था, जब मैंने उनको हांगकांग सिक्सर्स में देखा तो मुझे लग रहा था कि यार ये एनपीएल में कुछ कर सकते हैं, बट उन्होंने अपना मौका गवा दिया पूरी तरह से। और अब इस एनपीएल के बाद अगले ही एनपीएल में हो सकता है वो आएंगे, तब दोबारा उनको मौका मिलेगा, वहां पर कुछ कर सकते हैं। वरना ये अच्छा मौका था, आप यहां पर कुछ कर सकते थे। इनके अलावा जो ओपनर है आशुतोष, उनके बारे में मैंने सुना था कि हार्ड हिटर, और शायद इसी वजह से लुम्बिनी ने लगातार मौका दिया, लगातार ओपन करने के लिए इनको दिया, लेकिन किसी भी मैच में ये अपना कुछ खास कारनामा नहीं कर सके, जिस वजह से आज लुम्बिनी का ये हाल है।
क्योंकि लुम्बिनी जो है वो सिर्फ रोहित और मोर्स पर तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा टॉम मोर्स ने भी जहां जहां रन किए, जहां जहां रोहित ने रन किए, लुम्बिनी हारी जरूर है, बट वो हारे हुए मैचेस अगर आप जाकर देखोगे तो बहुत क्लोज लॉसेस है। इसी वजह से तो एक मैच जीती थी, सीधा फिफ्थ पोजीशन पर आ गई, सीधा फिफ्थ प्लेस पर आ गई थी टेबल पर। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपके और प्लेयर्स नहीं चले, आपका बॉलिंग लाइनअप नहीं चल पाया अच्छे से, और मे बी जब नेक्स्ट सीजन में ये टीम आएगी तो ये टीम अपने पास कुछ अच्छे प्लेयर्स को लेकर आएगी, कुछ नए प्लेयर्स को लाएगी, कुछ अच्छे प्लेयर्स शायद ड्राफ्ट करेगी, और हो सकता है उस टाइम पर एनपीएल की जो पर्स वैल्यू है वो भी थोड़ी बढ़े। ऑक्शन का तो खैर नेक्स्ट सीजन में इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन और जो चीजें होंगी जिसमें चेंजेस होगी, उसके बाद जो इस सीजन से लुम्बिनी में कमियां दिखी हैं वो आगे इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन यस, रोहित पौडेल जिस तरह से खेले, हम सबको काफी अच्छा लगा उनको देख करके, और उम्मीद करेंगे कि यार जब वो नेपाल की जर्सी पहने वहां पर भी, बिकॉज मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता है कि रोहित को कप्तानी से हटाया जाएगा। हटाना चाहिए या नहीं चाहिए इसका डिसीजन मैं नहीं लूंगा, लेकिन हटाया नहीं जाएगा ये मेरी गट फीलिंग है। बिकॉज जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस लेकर आते हो तो कोई भी आपके पीछे क्यों ना खड़ा हो, वो यही कहेगा कि यार अच्छा खेल रहे हैं, इनको थोड़ी और आगे जाने दें। क्यों एक मोटिवेटेड खिलाड़ी को आप डीमोटिवेट करोगे उसकी पोजीशन लेकर के। सो मुझे लगता है कि वो हो सकता है कुछ और टूर्नामेंट अभी नेपाल को कप्तानी करते हुए दिखेंगे, और अगर इस बीच में कुछ यहां से काफी कुछ सीख कर, क्योंकि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, इसके बाद सीख करके हो सकता है आगे जाकर के अपने खेलने के तरीके को, पर्सपेक्टिव को बदलेंगे, और उसके बाद हो सकता है आप ये वाले रोहित पौडेल को वहां पर काफी ज्यादा देखो। लेकिन अगेन किस तरह से प्लेयर्स को यूज करना है, बॉलर्स को यूज करना है, वो आप वहां जाकर के देख पाओगे। खैर अगर आज एक बार हम स्कोर कार्ड की तरफ देखें तो आपको कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज हमने देखा काठमांडू भी काफी स्ट्रगल कर रहा था शुरू में, उनके भी विकेट्स गिर गए, क्योंकि माइकल लेविट अगर 0 पर आउट होते हैं तो समझ में आती है बात कि आपका लंबा टोटल नहीं जाने वाला है। बिकॉज माइकल लेविट वो खिलाड़ी हैं जो आकर के शुरू में रन कर देते हैं, और अगर रन कर देते हैं तो फिर आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। हालांकि अभी तक हमने कुछ ऐसा बवाल नहीं देखा, बट हर मैच में उनसे उम्मीद जरूर होती है, और क्योंकि उनकी अर्ली विकेट गिर गई तो ज्यादा उम्मीद बची नहीं। हालांकि अच्छी बात यह है कि भीमसरकी थोड़ी देर टिक गए थे, जिस वजह से 103 आ भी पाया। लेकिन मैं मैन ऑफ द मैच कारण किसी की बिल्कुल तारीफ करूंगा कि आज जिस तरह से उन्होंने खुद बॉलिंग की, जहां पर स्पिनर्स लगातार कमाल कर रहे थे, वो खुद आकर के जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की, जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज किया। बिकॉज अगर आप एक बार लुम्बिनी लायंस की तरफ देखोगे, जैसे मैंने कहा कि आशुतोष के बारे में काफी सुना था, इनफैक्ट जब उनका ऑक्शन हुआ था, अगर मैं सही हूं तो ऑक्शन के टाइम पर सारी फ्रेंचाइज आशुतोष की तरफ इंटरेस्टेड थी, और फिर एंड में शायद उन पर भी वो लकी ड्रॉ हुआ था जिसमें आशुतोष इस तरफ लुम्बिनी की तरफ आए थे। लेकिन आशुतोष ने अपने उस नाम को यहां पर यूज नहीं किया, और आज फिर 4 रन पर आउट हो गया। खैर उसके बाद उमुक चंद एक बार फिर उन्होंने प्रूव किया कि क्यों यूएसए की टीम से वो बाहर हो गए, क्यों यूएसए भी उनको अपने पास रखने के लिए फिलहाल रेडी नहीं है, क्यों इनकी फॉर्म जो है एक बड़ा क्वेश्चन है काफी टाइम से। आज भी 14 रन पर शुरुआत जरूर मिल गई, आज जो शुरुआत में इसको कन्वर्ट करना था, बिकॉज उमुक चंद वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया से खेल कर गए। इंडिया का नाम मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं बिकॉज इंडिया में स्लो पिचेस होती हैं, इंडिया में आपने टर्निंग ट्रैक्स पर खेला, और हालांकि मैंने सुबह ये बात कही और ये बात सच भी है कि वो ट्रैक प्लेयर को ज्यादा परेशान करता है जिसमें टर्न तो हो रही है, लेकिन कौन सी वाली बॉल टर्न होने के बजाय सीधी चली आई ये नहीं पता, और एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये टर्न नहीं है जो प्लेयर को परेशान कर रहा है, बल्कि वो सीधी बॉल है जो टर्न होते होते अचानक सीधी आ जाती है, वो एक्चुअली इन प्लेयर को परेशान कर रही है। लेकिन उसके बावजूद उमुक चंद स्लो पिचेस पर खेल चुके हैं, अच्छे रन्स कर चुके हैं, लेकिन अब फिलहाल यहां पर एक बार फिर से बहुत सारी उम्मीद थी, लेकिन किसी की उम्मीद पर भी वो खरे नहीं उतर पाए, और यहां पर भी परफॉर्म नहीं कर पाए। खैर उसके बाद रोहित, और जैसे मैंने कहा कि टॉम मोर्स नहीं चले, और टॉम मोर्स और रोहित नहीं चले, विच मींस कि लुम्बिनी नहीं चली, क्योंकि लुम्बिनी को यही दो लोग थे जो अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे, और फिर उसके बाद संदीप आकर के थोड़े बहुत रन स्कोर कर देते। हालांकि संदीप ने रन जरूर किए, लेकिन इस छोटे से टोटल को चेस करने में लुम्बिनी जो है वो अनसक्सेसफुल रही, और उसके बाद पहली टीम बनी जो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सबसे लेट में आए थे और सबसे पहले इस टूर्नामेंट से बाहर चले गए। खैर देखते हैं क्या नई सीख मिली है, लेकिन अभी भी अच्छी बात यह है, इंटरेस्टिंग ये है कि टेबल काफी एक्साइटिंग हो गया। जैसे अगर आप टेबल की तरफ देखते हो सो यूल सी कि सुदूर पश्चिम आज हरा करके टॉप ऑफ द टेबल चली गई। सोचो कि आप लगातार मैचेस जीत रहे थे और जनकपुर बोल्ट काफी दबदबा बनाकर चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद एक मैच आप हारते हो और आप सीधा सेकंड नंबर पर आ जाते हो, सीधा सुदूर पश्चिम जो है वो टॉप पर चली जाती है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट 2 टीम देखोगे, चितवन राइनोज एंड करनाली आर्क्स, इनके जो नेक्स्ट मैचेस हैं वो काफी क्रूशियल होंगे, बिकॉज करनाली ने भी आपके पास 5 मैच खेल लिए हैं और चितवन ने ही 5 खेल लिए, सो दोनों के 2-2 मैचेस बच रहे हैं। अगर वो 2 मैच में से आप एक भी जीत जाते हो, आपके पास फिलहाल 6 हैं, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, थोड़े और आप स्ट्रांग हो जाओगे। लेकिन नीचे वाली जो टीम्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ काठमांडू गोरखाज हैं जो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं उनके और अभी उनके पास 4 पॉइंट ऑलरेडी हैं।
क्योंकि और 4 मैचेस वाली एक पोखरा एक विराटनगर है, लेकिन दोनों के पास सिर्फ 2 पॉइंट है। अगर काठमांडू अपना 2 मैच जीत जाती है, 3 में से 2 जीत जाते हैं, तो सोचो 4 से सीधा 8 पर चल जाएंगे। मतलब चांसेस अभी ये भी है कि काठमांडू भी टॉप में, काफी टॉप है, मतलब टॉप 2 में फिनिश कर सकती है, बिकॉज ऊपर वालों के पास दोनों 4 है, दोनों 8 हैं। अगर वो हार जाते हैं अपने मैचेस तो कुछ भी हो सकता है। यस, यहां से टॉप 5 टीम्स जो मेनली हैं वो कहीं पर भी फिनिश कर सकती हैं। नीचे पोखरा और विराटनगर, ये 2 टीम है जिनके पास 4-4 मैचेस अभी हुए हैं। सो ये भी 2 टीम है जो ऊपर आ सकती हैं। बट थोड़ा सा यार मुझे लगता है फिक्सचर पर भी थोड़े सवाल उठने चाहिए, बिकॉज आपने लुम्बिनी को सबसे देर में एंट्री दी और आपने लगातार 5-6 मैचेस उनको खिला दिया, तो उनको ऑब्वियसली बात है एक फटीग होता है। आप रेगुलर मैचेस खिलाओगे और सबसे पहले आप उनका मैच भी खत्म कर रहे हो। उनका मैच स्टार्ट भी देर से हुआ। टेबल में आप देखोगे लुम्बिनी इकलौती टीम है जिसने 6 मैच खेल लिया है। सबसे लेट में शुरू होने के बावजूद ये टीम 6 मैच खेल चुकी है। खैर, ये सारे सवाल, ये सारी चीजें, जाहिर सी बात है कि लुम्बिनी को पहले से पता थी, फिक्सचर देख करके समझ चुके होंगे वो कि हमारे पास कितना ज्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि हम खेलेंगे भी देर से और हम खत्म भी जल्दी हो जाएंगे। हमारे 6 मैच जो हैं वो फटाफट हो जाएंगे। सोचो कि वो टीम जिसने स्टार्टिंग में मैचेस खेले थे उसके सिर्फ 4 मैच हुए हैं, और वो टीम जो बिल्कुल लास्ट में आकर के एंट्री की थी उस टीम के 6 मैच हो चुके हैं, और वही टीम सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। एक रीजन ये भी है कि फटीग भी एक रीजन है कि भैया आपने इतने मैचेस खिला दिए कि रेस्ट का टाइम ही नहीं मिला इस टीम को। खैर, वी होप कि रोहित पौडेल जिस तरह से यहां पर खेल रहे थे इसी तरह से नेपाल की तरफ से भी खेले, एंड द गोरखाज आज कमाल करके आगे बढ़े हैं। लेट्स जस्ट सी कि आगे आने वाले जो उनके पास मैचेस हैं, जो कि काफी सारे हैं, क्या उसमें वो और मैचेस जीत करके टॉप 4 में ना होकर के टॉप 2 में आ सकते हैं। हालांकि टॉप 2 में आने के लिए जो अदर टीम्स है उनका भी हारना जरूरी है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आपको क्या लगता है काठमांडू गोरखाज कहां पर फिनिश करेगी? क्या वाकई ये टीम इतनी स्ट्रांग है कि टॉप 2 में आ सकती है, या फिर टॉप 2 में सुदर्शन पश्चिम और जनकपुर ही रहने वाले हैं, बिकॉज उनके आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसको वो जीतेंगे और फिर अपने पॉइंट्स बढ़ा करके ऊपर ही रहने वाले। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।